अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर कवर कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू है। और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ जानने के बाद अब थोड़ा सा जो एटम की से रिलेटेड एनर्जी है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं ताकि और ज्यादा बेहतर तरीके के साथ हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ पाए। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स। आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा क्वांटम फिजिक्स का। क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद जो है वो हमारे आज का जो टॉपिक है उससे ही बनी थी और उसका बहुत गहरा ताल्लुक है एटम के स्ट्रक्चर को समझाने में। ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूं, उसका नाम है प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, मैक्स प्लैंक ने एक लॉ दिया था जिसे कहते हैं प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग वही समझने वाले हैं। तो अगर हम बात करें एनर्जी के या एटम के पुराने कॉन्सेप्ट की, जैसे कि रदरफोर्ड का कहना था, उसके मुताबिक ये कि जो एटम है वो एनर्जी को लगातार इमिट करता है। ठीक है ना, एटम से लगातार एनर्जी इमिट होती है। क्यों इमिट होती है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो क्लासिकल फिजिक्स का हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, मतलब वर्क करती है, तो इट मीन्स कि वो एनर्जी को यूज कर रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता रहता है अराउंड न्यूक्लियस। इट मीन्स इट इज इन कंटिन्यूअस वर्क डन। ठीक है ना, कंटिन्यूअसली वर्क डन कर रहा होता है। और अगर वो कंटिन्यूअसली वर्क डन कर रहा होता है मतलब वो कंटिन्यूअसली एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि एनर्जी कम हो रही होगी। ठीक है, और फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा? इसका नतीजे ये निकलना चाहिए कि जाहिर सी बात है अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, तो जब एनर्जी कम होगी तो जाहिर सी बात है वो स्लो डाउन होके और जब एनर्जी को इमिट करता रहेगा तो क्या होगा, वो जाके न्यूक्लियस से टकरा भी सकता है। ठीक है ना, ये एक बात थी कि जो है वो एनर्जी अगर कंटिन्यूअसली इस्तेमाल कर रहा है एटम तो ये कुछ मामलात होंगे। लेकिन एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए प्लैंक ने अपने जमाने में एक बहुत ही जबरदस्त बात बोली। और एक्चुअली वो बात जो है वो मैं आपको बताऊं हिस्ट्री थोड़ी सी। तो जो फिजिक्स के अंदर उस वक्त काम चल रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्टडी करने के लिए ना, कि जो बॉडी है उनसे रेडिएशन किस तरीके से निकलती है, तो उस वक्त जो है वो कुछ लॉज थे जो कि उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी, मतलब कोई खराबियां आ रही थी। तो किस तरीके से ब्लैक बॉडी जो है वो रेडिएशन को इमिट करती है, तो वो एक्सप्लेन किया था हमारे मैक्स प्लैंक ने। और वो क्या बताई थी बात मैं आपको समझाता हूं, फिर एटम से भी आप उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ जो एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम एनी बॉडी, जो कि एक्चुअली वो ब्लैक बॉडी थी, वो होती है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, नॉट कंटिन्यूअसली। जी हाँ, किसी बॉडी से जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है ना, पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज होती है और वो कंटिन्यूअसली रिलीज नहीं होती, जैसा कि उससे पहले समझा जाता था कि वेव की फॉर्म में एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इमिट हो जाती है। तो एक्चुअली लाइट के बारे में या एनर्जी के बारे में एक बिल्कुल ही एक इनकलाबी सोच लेकर आया था मैक्स प्लैंक, जिसने कहा कि भाई एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और उन पैकेट्स को नाम दिया गया क्वांटा। बेसिकली ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं इनको क्वांटा कहते हैं, और अगर एक कहा जाए तो उसे क्वांटम कहते हैं। ठीक है ना, ये पैकेट्स एनर्जी पैकेट्स हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये कैरी करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर एक एलिमेंट है वो लगातार एनर्जी को रिलीज कर रहा है, अगर वो एक पैकेट रिलीज कर रहा है तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, एक पैकेट। ठीक है ना, और फिर जब दूसरा पैकेट रिलीज करेगा तो वो उसी का ट्वाइस रिलीज करेगा, जब तीसरा पैकेट रिलीज करेगा तो वो उसी का थ्राइस करेगा। ठीक है ना, एक वैल्यू में भी समझाता हूं आपको, और लेकिन एक पहले मेरी बात समझो। एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पर गए और आपने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल बिरयानी की एक शॉप पर गया। ठीक है ना, तो आपने बोला भाई मुझे आधा किलो बिरयानी चाहिए। तो एक तो ये है कि आप आधा किलो, आप बोलो नहीं मुझे 3 पाव बिरयानी चाहिए, मुझे 1 किलो बिरयानी चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि आप कंटिन्यूअसली कम ज्यादा करवा सकते हैं। लेकिन कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं वो आपको बोलेंगी भाई या तो 1 पैकेट मिलेगा, या तो 2 पैकेट मिलेगा, या तो 3 पैकेट मिलेगा। आधा वादे का कोई चक्कर नहीं होता। समझ रहे हो बात ना? एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, एक पैकेट होता है और वही पैकेट मिलता है। आप चाहो तो आप 1 खरीदो, आप चाहो तो 2 खरीदो, 3 खरीदो, यानी कि आप 1.5 या 2.5 नहीं खरीद सकते। बात समझे मेरी बात? ठीक है ना, एक कॉमन मिसाल इस वैसे थी क्योंकि खाने पीने जरा बात ज्यादा समझ में आ जाती है, मैंने जो ऑब्जर्व करा है स्टूडेंट्स को, और वैसे भी ये कॉमन मिसाल है। तो पैकेट्स का मतलब ये है किसी बॉडी से अगर एनर्जी निकलेगी तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में निकलेगी, या तो उस पर्टिकुलर अमाउंट का ट्वाइस या तो थ्राइस, आधा वाधा नहीं निकल सकती।
समझ गए ना। और उसी पैकेट को क्या नाम दिया गया, उसी पैकेट को नाम दिया गया क्वांटा, जो कि आगे जाके एक स्पेसिफिक नाम बना उसका फोटोन, कि जब एनर्जी जैसे दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स करती है। लेकिन आप लोग फिलहाल अपना जो पूरा कंसिडरेशन है वो आप रखिए उस पैकेट ऑफ एनर्जी पे। और ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है ना, मैंने आपको इसका क्या नाम बताया, मैंने आपको इसका नाम बताया क्वांटा, ठीक है ना। तो प्लैंक के मुताबिक ये जो एनर्जी किसी भी एलिमेंट से रिलीज होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलीज होती है, तो वो एनर्जी डिपेंड करती है उस सब्सटेंस की, या वो जो पैकेट्स निकल रहे हैं उन पैकेट्स के निकलने की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सारी बात यह है, यानी कि जो एनर्जी किसी भी एलिमेंट से रिलीज हो रही है वो उससे निकलने वाले पैकेट्स की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया नंबर ऑफ पैकेट्स कितने रिलीज हो रहे हैं पर सेकेंड, उस पर डिपेंड करती है। हालांकि पुराना कॉन्सेप्ट ये नहीं था, पुराना कॉन्सेप्ट था एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है वगैरह वगैरह, या अमाउंट ऑफ एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। लेकिन प्लैंक ने कहा कि नहीं, वो जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है उन पैकेट्स में। पहली बात है पैकेट से रिलीज होती है और डिपेंड करती है उन पैकेट्स की फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि पर यूनिट टाइम पर सेकंड में कितने पैकेट्स रिलीज हो रहे हैं। अगर पैकेट जल्दी जल्दी रिलीज हो रहे हैं इट मींस कि एनर्जी ज्यादा है, और अगर पैकेट कम कम रिलीज हो रहे हैं, मतलब देर देर में रिलीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब एनर्जी क्या है, कम है। तो ये पहला ऐसा केस आया, पहली मर्तबा जो है वो ऐसा एक लॉ आया, एक ऐसी थ्योरी आई जिसने क्या किया, जिसने रिलेट किया एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ, कि असल में जो एनर्जी किसी बॉडी से इमिट होती है वो डिपेंड करती है उससे निकलने वाले पैकेट्स की तेजी पर, उसकी तादाद पर, उसकी फ्रीक्वेंसी पर, कि कितना तेजी से पैकेट इमिट हो रहे हैं। जितना ज्यादा तेजी के साथ पैकेट इमिट होते हैं उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही होती है वो बॉडी, ठीक है। और यही जो डिस्क्रीट अमाउंट के अंदर एनर्जी का रिलीज होना है, ये यही जाहिर करता है कि एटम जो है वो हर वक्त एनर्जी को रिलीज नहीं करता। एटम जो है एनर्जी को रिलीज करता है एट अ स्पेसिफिक टाइम। समझे मेरी बात। तो स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी को यूज नहीं कर रहा होता, ये बात आप समझ जाओ। क्योंकि अगर लगातार एनर्जी को यूज कर रहा होता तो चीजों से एनर्जी लगातार इमिट हो रही होती, लेकिन लगातार एनर्जी इमिट नहीं होती। एनर्जी इमिट होती है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो अगर एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, तो उससे हम यही नतीजे का निकाल सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो एटम के अंदर ऐसा हो रहा है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद होता है, तभी वो पैकेट रिलीज होता है। तो ये जो हमारा प्लैंक्स लॉ है ना, इसने बेसिकली एक पूरी एक दुनिया ओपन कर दी, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, जहां पर जो है वो हम इन पैकेट्स को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एनर्जी इन पैकेट्स की फॉर्म पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। मैथमेटिकली समझ लो। अच्छा, अब जो क्वांटा का कॉन्सेप्ट है ना उसको पहले समझो। देखो, अगर एनर्जी जो है मिसाल के तौर पे कंटिन्यूअस मैनर के अंदर है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस मैनर के अंदर है, तो कुछ इस किस्म से, मिसाल के तौर पे एक स्लोप है, सीढ़ियां सी है, मिसाल के तौर पे हिल है, उसके ऊपर हम चढ़ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट तक है तो हमारा कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, लेट से वो 1 सेंटीमीटर का हो गया। फिर अगला जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे तो हमारी जो हाइट होगी वो 1 के आगे 2 3 4 लगातार चलती रहेगी, और होते होते एक कंटिन्यूअस मैनर में हम डिस्टेंस ट्रेवल करते करते इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी हाइट है जमीन से, वो 1 सेंटीमीटर भी होगी, 1.5 भी होगी, दरमियान में 2 भी होगी, और फिर इसी तरीके से कंटिन्यूअसली यहाँ तक हम लोग हाइट जो है वो कवर करते रहेंगे, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअसली, तो अगर हम एक हिल के ऊपर चढ़ रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस ऐसे ही वेरी करेगा। लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ इमिट होती है फ्रॉम अ बॉडी, वो होती है इन डिस्क्रीट मैनर। और जब डिस्क्रीट मैनर में होता है तो वो दरअसल एक हिल नहीं होती, बल्कि वो इस किस्म के स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये सीढ़ी जो है, मिसाल के तौर पे कर देता हूँ, चलो 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। तो अब हमारा, अगर मैं पहली सीढ़ी पर रहूंगा तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा जमीन से, 10 होगा, ठीक है ना। जब मैं दूसरी सीढ़ी पर पहुंचूंगा तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 होगा, ठीक है। फिर तीसरे के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तीसरे पे जाके 30 हो जाएगा, चौथे पे जाके 40 50। मतलब अब अगर मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ ना, तो सीढ़ियों पे याद रखो मेरा डिस्टेंस, मेरी हाइट जो है वो 50 से 60 तो हो सकती है, लेकिन 55 नहीं हो सकती। वजह है कि 55 वाला यहाँ पर कोई पार्ट है ही नहीं। तो यहाँ पर जो मैं हाइट कवर करूंगा वो एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर के पैकेट में कवर करूंगा। 10 होगा, फिर 20 सेंटीमीटर होगा, फिर उसके बाद 30 सेंटीमीटर होगा। तो नतीजे में एक डिस्क्रीट अमाउंट के अंदर हमारी हाइट चेंज होगी। तो बिल्कुल जब किसी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है तो वो कंटिन्यूसली नहीं होती, बल्कि वो इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। आई होप इस एग्जांपल से जरूर समझ में आ गया होगा। अच्छा, स्टेटमेंट अगर पहले समझोगे तो देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो डिफरेंट एटम्स हैं
मॉलिक्यूल्स हैं वो इमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज ओनली। जैसे कि मैंने आपको सभी समझाया, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हम हाइट डिस्क्रीट अमाउंट में कंटिन्यूसली नहीं कवर करते, बल्कि डिस्क्रीट अमाउंट में कवर करते हैं। और जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि हम इमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया सिंगुलर। और इसी का प्लूरल जो है वो मैंने आपको बताया वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्वांटा। ठीक है ना, क्वांटम जो है वो सिंगुलर है और क्वांटा जो है वो प्लूरल है। तो पहला जो पोस्टुलेट है वो तो सिंपल सा ही है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है जो इमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, वो पैकेट्स की फॉर्म में करते हैं, डिस्क्रीट अमाउंट में करते हैं। और जो स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है जो कि इमिट या एब्जॉर्ब करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसे हम क्वांटम कहते हैं। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट के जरिए उसको और क्लियरली समझो कि जो एनर्जी होती है रेडिएशन की वो एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यानी कि जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पर, जिसे हम न्यू से भी शो कर सकते हैं। ये जो न्यू है ये एक्चुअली किसे शो कर रहा है? ये एक्चुअली शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। और न्यू की जगह जो है वो हो सकता है कि आप बुक के अंदर ये भी देखो कि ये एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है एफ के। एफ हो गई फ्रीक्वेंसी, तो न्यू से शो कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, एफ से शो कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर फ्रीक्वेंटली पैकेट्स इमिट होंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी इन्हीं पैकेट्स की, यानी कि देर देर में इमिट होंगे, तो एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये हो गए हमारे दोनों पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो मैथमेटिकली अगर समझना है तो जो एनर्जी एक्सप्रेस होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एक फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू एच न्यू। यानी कि देखो, तो हमें पता ना एनर्जी प्रोपोर्शनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी के। ये न्यू जो है ना इस तरीके से बनता है, सिंबल इस तरीके से, और इसे पढ़ते हैं न्यू, NU, न्यू कहलाता है। ठीक है ना, वी नहीं, वी तो आप लोग ऐसे बनाते हो, ये न्यू का सिंबल जो है ना वो इस तरीके से टेढ़ा करके बनता है, तो वो न्यू कहलाता है। तो हमने देखा कि एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है न्यू के, फ्रीक्वेंसी के, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और कांस्टेंट आता है। यहाँ आने वाला कांस्टेंट होता है h, और ये जो h है बेसिकली ये कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, पर्टिकुलर वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.626 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये बेसिकली जाहिर करता है प्लैंक्स लॉ को। लेकिन हाँ, एक बात समझने वाली ये है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एन एच न्यू। एन जो है ये नंबर ऑफ ये क्वांटा है। ठीक है ना, ये हो गया नंबर ऑफ क्वांटा, या हम फोटोन भी कहते हैं। यानी कि जो एनर्जी इमिट हो सकती है किसी भी एटम से वो या तो एच न्यू होगी, या फिर कितनी होगी 2h न्यू होगी, या फिर 3h न्यू होगी। ठीक है ना, 1.5 नहीं होगी, लेकिन डिस्क्रीट मैटर में चलेगा। और ये जो n है ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और कुछ नहीं तो 0 भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा डिस्क्रीट अमाउंट के अंदर ही होता है। ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट प्लैंक्स लॉ का, किसी भी एटम से, मॉलिक्यूल से। तो दैट्स इट। आई होप आपको प्लैंक्स लॉ समझ में आ गया होगा, और इससे इंशाल्लाह आपको एटम के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर अगर कुछ पूछना चाहो, कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहो, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक रखा अपनी डिस्कशन को, फिजिक्स से ज्यादा रिलेट नहीं करा। लेकिन अगर बिल्कुल आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल, एंड नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।